देखिए पाठ संख्या 4 शब्द रचना। शब्द रचना पाठ पढ़ रहे थे जिसमें से हम उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा शब्द रचना को हम जानेंगे। सबसे पहले उपसर्ग को पढ़ना शुरू किया था। उपसर्ग के बारे में जानकारी ले रहे थे कि उपसर्ग से किस प्रकार से शब्द रचना की जाती है। उपसर्ग से शब्द रचना के बारे में जब हम पढ़ा तो उपसर्गों के बारे में पढ़ा कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के जो गति शब्द होते हैं, संस्कृत के ऐसे अव्यय होते हैं जो उपसर्गों की तरह प्रयोग में आते हैं, और हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग भी काम में लिए जाते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं कई शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में। तो इस तरह से इन शब्दों के बारे, इन उपसर्गों के बारे में जानकारी ले रहे थे। सबसे पहले हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से संस्कृत जो तत्सम शब्द है अपने हिंदी में, उनमें भी उपसर्ग जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है। फिर आज देखिएगा हम संस्कृत के ऐसे जो अव्यय शब्द हैं, गति शब्द हैं, उनसे नए शब्दों के निर्माण के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी में संस्कृत से कुछ ऐसे शब्दांश भी आ गए हैं जो वास्तव में उपसर्ग नहीं है, जो वास्तव में उपसर्ग तो नहीं है लेकिन कार्य उपसर्ग वाला ही करते हैं, लेकिन वे हिंदी में उपसर्गों की तरह ही प्रयोग में होते हैं। ऐसे शब्दांशों को संस्कृत के गति शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्दांश दिए गए हैं, आपको कई किताबों में इनको संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों की तरह प्रयोग में लिए जाते हैं इस तरह से लिखा हुआ भी मिलेगा, एक ही बात है। देखिए उपसर्ग दिए हुए हैं, उनके अर्थ भी दिए हुए हैं और उदाहरण भी दिए हुए हैं। इसी तरह से देखो यहाँ जो भी हमने उपसर्ग पढ़े थे उनसे अलावा संस्कृत के और जो उपसर्ग होते हैं उन उपसर्गों को दिया हुआ है। उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले अव्यय शब्द अन, अंतः, पूरा, बहिर, बया, बहिष, बहु, स, सत, सम, चिर, तत्, पर, पुनः, सह, स्वयं, इस तरह से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उपसर्ग शब्द दिए हुए हैं। उनके सामने उनके अर्थ भी दिए हुए हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, और इनके सामने इनसे बनने वाले शब्दों की भी जानकारी दी हुई है। तो इस जानकारी को पढ़ना है। जैसे ऐसे एक अर्थ होता नहीं, अभाव, अज्ञान, अन्याय, अनाथ, अखंड, इस तरह से शब्द मिलते हैं। अन, जैसे अन से अन का भी अर्थ नहीं के रूप में होता है अनादि, अनादर, अनावश्यक, अनेक, इस तरह से अंतः का अर्थ होता है अंदर, जिससे बहुत सारे और शब्द मिलते हैं, जैसे अंतःदेशीय, अंतःमुखी, अंतःकलह, अंतःदशा, और इसमें अंतर भी होता है, अंतः भी लिखा जाता है और इसको अंतर इस तरह से भी जोड़ा जाता है। तो इसमें अंतर्देशीय, अंतर्मुखी, अंतर्कलह, अंतर्दशा इस तरह से बन जाएंगे शब्द। कु में कु का अर्थ होता पूरा, जैसे कुपुत्र, कुमार्ग, कुप्रबंध, कुशासन, इस तरह से। इसी तरह से पुराना अर्थ होता है इसका पुराना, पूरा लेख, पूरा तत्व, पूरा कथा, पूरा महादेव, इस तरह से। इसी तरह से बहिर या बहिष, जिसका अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिर्रंग, इस तरह से बहुत सारे शब्द इससे भी बनते हैं। तो ऐसी एक तालिका दी हुई है, इस तालिका को अच्छी तरह से पढ़ना भी है और पढ़ते हुए आपको इन शब्दों को लिखना भी है। इसके अलावा कुछ गृह कार्य के रूप में मैं साथ में आपको नोटबुक में लिखने के लिए भी दे रहा हूँ। जैसे मैं जिनके यहाँ निशान लगा रहा हूँ उन्हीं को करना है। जिनके सामने मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं को आपको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिखना है, तालिका के रूप में। जैसे आपने संस्कृत के उपसर्ग लिखे थे उसी तरह से इनको भी लिखना, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, इस तरह से तालिका बनानी है। जिनके सामने सिर्फ निशान लगाए हैं उन्हीं को लिखना है। ठीक है, 3 दृश्य है और 7 ही दृश्य है, कुल मिलाकर 10 है। इन 10 को आप नोटबुक में लिखेंगे और हालांकि पढ़ेंगे सबको ही, याद सबको ही करना है, लेकिन इन 10 को आपको नोटबुक में भी लिखना है। आज के लिए आपका यही गृह कार्य होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।